हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। साथ ही डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक और टॉपिक आ जाता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट वन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का अगर मीनिंग क्या है। और इंडिया और वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं जिसे हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो वो मैं बना चुका हूं, अगर आपने देखा वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लेना, अदरवाइज ये पार्ट आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की मिशन 100 सीरीज। तो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या और ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ाऊं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। समझाना क्या चाहता हूं कि मैक्रो किस तरह से अलग है माइक्रो की तुलना में। अगर मैं जब तुमसे बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं माइक्रो की बात करूं, तो माइक्रो और मैक्रो किस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। छोटा एग्जांपल क्या है? सेविंग। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेविंग करना अच्छी बात है या बेकार बात है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे सेविंग करना अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर आके मैक्रो इकोनॉमिक्स खड़ी हो जाती है और कहती है भाई तू गलत है। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सेविंग करना अच्छी बात है ही नहीं। समझ नहीं आया क्यों? समझो जरा, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले समझो, अगर आप ये कह रहे हैं कि सेविंग क्या करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, तो अगर हम सेविंग को इंक्रीज कर देंगे तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? सेविंग को इंक्रीज करने से देखने को ये मिलेगा कि हम लोगों की जो डिमांड है मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने की, वो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हमारी जब डिमांड मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी, तो आपको पता है जब मार्केट में कोई सामान नहीं खरीद रहा है तो और माल बिकेगा ही नहीं। बिकेगा नहीं तो पीछे माल और बनेगा नहीं, स्टॉक। तो प्रोडक्शन इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इससे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जब आप ही सोचो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, माल बिक नहीं रहा है इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो लोगों को जॉब मिलेगी या लोगों को जॉब से हटाया जाएगा? तो नॉर्मल सी बात है, इस केस में जब प्रोडक्शन घटेगा तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। सो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है जी? इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को क्या नहीं मिलेगी? जॉब नहीं मिलेगी। और आप यही तो कह रहे हो क्या कि सेविंग करना अच्छी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट फैलना अच्छी बात कब से हो गया? तो बेकार बात हो गई। तो यहीं पर डिफरेंस समझ आता है माइक्रो और मैक्रो के बीच। माइक्रो में हम क्या करते हैं, अपने लेवल पे, अपने लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए माइक्रो में सेविंग करना क्या हो जाती है? अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो डिसीजन होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो यहां पर डिसीजन हम अपने लेवल पे नहीं देखते, पूरी इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं। तो यहां पर जो स्टडी की जाती है वो होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो होल इकोनॉमी की स्टडी करने के बाद जब आप इसको नोटिस करेंगे किस तरह से काम कर रहा है, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि मैक्रो माइक्रो से अलग निकल के आएगी। अच्छा, ये समझ आ गया? तो क्लियर हो गया, माइक्रो अलग चीज है, मैक्रो अलग चीज है। तो आपने भी सही बोला था कि सेविंग ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन आपने किसके अकॉर्डिंग बोला? आपने बोला माइक्रो के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने जो ये प्रूफ करा है, ये किसके अकॉर्डिंग प्रूफ करा? ये प्रूफ करा मैक्रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में मैक्रो की डेफिनेशन क्या है ये तो आपने समझा दिया। मैक्रो ये चीज होती है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत कब पड़ी और ये कब आई। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पहली बार बात हुई थी वो हुई थी 1933 में, या कह लो 1930 के बाद। एक्चुअली एक गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ क्या हुई थी? 1929 में। क्या कह रहा हूं मैं? 1929 से लेके टू 1933, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के बीच यूएसए में क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन आया था। व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन या डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है
जिसमें मार्केट में डिमांड बहुत गिर जाती है, विच मीन जो मैंने समझाया ना, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम तो अनएम्प्लॉयमेंट कम। ऐसी एक्चुअल की सिचुएशन आ जाना को हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इस केस में लोग सामान बना के रेडी रखते हैं लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं होता है। और ये बहुत ज्यादा हो गया था कब, 1929 से लेके 33 में यूएसए में। डिटेल में कभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा, बट आप समझिए एक्चुअली इससे पहले क्या होता था, इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक्स ही पढ़ा जाता था। उससे पहले माइक्रो मैक्रो नहीं थी। लेकिन इसी टाइम पर जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो जो एक व्यक्ति थे रैगनार नाम से, उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने बोला एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। अगर आपको नॉर्मली इंडिविजुअल लेवल पर समझना है तो माइक्रो की स्टडी कीजिए, लेकिन अगर इकोनॉमी के लेवल पर समझना है तो आप मैक्रो की स्टडी कीजिए। तो यहां पे और इसकी और डिटेल में जो जानकारी थी मैक्रो की, वो दी फिर किसने, के जॉन मेनार्ड केन्स ने। जॉन मेनार्ड केन्स ने। तो मैक्रो की जो बात निकल के आती है वो 1930 के बाद निकल के आती है, उससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी। तो जरा यहां देखो क्या लिखा हुआ है, द मैक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है मैक्रो, जिसका मतलब होता है लार्ज। जैसे हम बोले ना होल इकोनॉमी की स्टडी करना, तो वो चीज। हेंस मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल, जहां पर सबकी स्टडी की जाती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इन अदर वर्ड्स मैक्रोइकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम पढ़ी जाएगी, इसके अंदर पढ़ी जाती है एम्प्लॉयमेंट। हम बोले ना जब होल इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या आता है बेटा, इसमें आता है नेशनल इनकम, इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट, इसमें आता है आउटपुट। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। ध्यान रखना। अब इसी जानकारी के लिए आगे मैं बताऊं कि पढ़ेंगे हम क्या, लेकिन ये समझिए, ये व्यक्ति दिख रहे हैं जिसकी मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि इनसे मिलाऊंगा आपको। अब वैसे तो नहीं मिला सकता पर्सनली, अब नहीं है, बट जॉन मेनार्ड केन्स को फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स ही बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना, जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स के फादर की, तो आपको क्या लिखना है, एडम स्मिथ लिखना है, एडम स्मिथ। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैक्रो के फादर की, किसको बोला जाता है, तो आपको वहां पर जॉन मेनार्ड केन्स लिखना है, जे एम केन्स लिखना है। इन्होंने ही मैक्रो को डिटेल में डिफाइन किया था और उन्हीं की थ्योरी को आज हम पढ़ रहे हैं और यही चैप्टर पढ़ेंगे। क्या था, लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स, जो कि एक ब्रिटिश के इकोनॉमिक्स थे, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कब लिखी थी, 1936 में लिखी थी। बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो 1936 या 1933 से पहले अगर मैं बात करूं तो बस इकोनॉमिक्स बोला जाता था। बाद में इसको दो हिस्सों में बांटा गया, माइक्रो और मैक्रो, और मैक्रो को डिटेल में डिफाइन किया जॉन मेनार्ड केन्स ने। इन्होंने इस बुक का, इस थ्योरी का यूज किया अमेरिका को किससे निकालने में, डिप्रेशन से निकालने में। वहां पर कैसे डिमांड जनरेट की जाएगी, वहां पर कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनमें इनका बहुत ज्यादा योगदान था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बताएं तो आपको ये टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम इस बुक की बात की भी करें तो उसमें यही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग आएगा, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आएगा, उसके बाद बजट आएगा, फिर फॉरेन एक्सचेंज आएगा और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पूरे सब्जेक्ट मैक्रो के भी होते हैं और जो हमारा सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो यही है, इसके अंदर में ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कहां होता है बेटा, पॉलिसी बनाने में मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम निकालने में कि किस ग्रुप की कितनी इनकम है, कौन कितना अर्न कर रहा है, कौन कितना कम अर्न कर रहा है, कितना इकोनॉमी में डिफरेंस पाया जा रहा है, ये चीज पता लगाने में। देश की मॉनेटरी प्रॉब्लम समझने के लिए कि क्या है, उसके लिए भी इसकी स्टडी की जाती है। और एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करने के लिए भी मैक्रो का यूज किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये तीसरे चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी चैप्टर 1 चल रहा है, जीडीपी आएगा और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर 1 पे कौन है वर्ल्ड में, नंबर 2 पे कौन है वर्ल्ड में, और इंडिया कहां पे स्टैंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट टर्म पेपर में आ जाता है 1 नंबर के लिए, इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट, एजेंट
लेकिन एजेंट क्या, एक वर्ड लगाया क्या, इकोनॉमिक। देखो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड काम करे या पैसे से रिलेटेड डिसीजन ले। अगर हम मार्केट में पेन लेने जा रहे हैं तो आपने 5 रुपए दिए और एक डिसीजन लिया कि मुझे ये वाला पेन चाहिए, तो आपने 5 रुपए खर्च करे। अगर एक बच्चा टॉफी लेने जा रहा है वो, अगर एक बैंक पैसे का काम कर रहा है वो, तो जो भी पैसे से रिलेटेड काम कर रहा है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट, कोई भी हो, बच्चा, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, सब लोग। तो यहां पर देखो क्या बोला है, इकोनॉमिक एजेंट आर दोस इंडिविजुअल्स, हम लोग हो गए, इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो क्या लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, वो क्या लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, ध्यान रखना। दे कैन कंज्यूम, हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच कंज्यूम, दे मे बी प्रोड्यूसर, ध्यान रखना, ये कंज्यूमर हो सकते हैं जो बताएंगे क्या कंज्यूम करना है, ये प्रोड्यूसर हो सकते हैं कि ये डिसाइड करेंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये गवर्नमेंट हो सकती है, ये कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, ये बैंक हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं सब लोग, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एजेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो ये भी आपने समझ लिया। इसके अलावा और क्या समझना है आपको, एक चीज समझनी है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर खर्च करने वाले कितने सेक्टर है जो खर्चा करेंगे। तो देखो इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने वाले तो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। लेकिन खर्चा करने वाले के हिसाब से अगर हम सेक्टर की बात करें तो 4 लोग हैं। सबसे पहले आप और मैं आ गए जो कि हाउस होल्ड में आते हैं, मेरे को आप अलग भी कर सकते हो क्योंकि मैं हो सकता है कि इसमें आ जाऊं प्रोड्यूसर में। हाउस होल्ड क्या करते हैं, पैसे देकर गुड्स या फिर सर्विस को खरीदते हैं, तो ये क्या करते हैं, जनरली कंजम्पशन करते हैं। फिर आते हैं प्रोड्यूसर, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, फर्म भी बोल सकते हैं। फर्म और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फर्म और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं, फर्म और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, तो जनरली ये जो खर्चा करते हैं इसको हम वर्ड यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा। उसके बाद मार्केट में एक और सेक्टर है जिसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट, सरकार भी खर्चा करती है, सरकार बिल्डिंग भी बनाती है, सरकार स्कूल से बना रही है, हॉस्पिटल बनाती है, लोग के लिए सस्ती दरों पे अनाज उपलब्ध कराती है, तो वो किसके अंदर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। और गवर्नमेंट क्या कर रही है जी, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी कर रही है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, दोनों। और इसके अलावा अगर हमारे देश से बाहर से कोई खरीद रहा है, बाहर मतलब देश के बाहर से, तो उसे बोलते हैं रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, या हम उसे फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। वो जितना भी हमारे देश से खरीदेंगे वो भी हमारे जीडीपी का पार्ट कहलाएगा नॉर्मली। तो समझेंगे इसको। तो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में खर्च करने वाला चौथा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर, जिसको रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस, पहले मैंने यही समझाया आपको, तो ये भी आप रेडी कर सकते हैं। ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, मैक्रो में हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। ध्यान रखना, इट डिटरमाइन द आउटपुट एंड प्राइस, एंड ये क्या डिसाइड करता है, एग्रीगेट आउटपुट। ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड क्या लग गया, एग्रीगेट, और जनरल प्राइस। दूसरा, यहां पर पढ़े जाते हैं डिमांड और सप्लाई, लेकिन यहां पर बढ़ क्या लग जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा एक चीज और याद रखना, मैंने बताया था इसका नाम प्राइस थ्योरी भी है, माइक्रो का प्राइस थ्योरी, लेकिन इसका नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं इसको। एक चीज, छोटा सा पॉइंट है, ये माना जाता है कि जब माइक्रो की स्टडी करते हैं तो मैक्रो को कांस्टेंट मान लिया जाता है, और जब मैक्रो की स्टडी करते हैं तो माइक्रो को क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। ये भी एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में पहुंचते हैं, 2 टॉपिक। इसको पढ़ाने से पहले बता दूं, ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, बता दिया 1929 से लेकर 33 यूएसए से चालू हुआ था, फिर वर्ल्ड में फैला था। और इसमें होता क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में गिर जाती है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए। प्रोडक्शन फंक्शन पता है आपको, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। उनके बदले जो इनकम जनरेट होती है, जमीन से मिलता है रेंट, लेबर से मिलता है वेजेस, कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट, और बिजनेस करने से मिलता है प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला लास्ट में बताऊंगा, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है, इसको समझो जरा पहले, मैं लास्ट टॉपिक है अच्छे समझा देता हूं। पैराडॉक्स का मतलब क्या है, पैराडॉक्स,
देखो पैराडॉक्स का मतलब होता है जनरली उल्टा होना, जो होता है उसका उल्टा होना, मतलब रूल्स नहीं है। तो एक चीज समझो, एक एग्जांपल लेता हूं, पैराडॉक्स मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है, वो हर बात क्या बोलता है, झूठ, उसके मुंह से कुछ सच निकलता ही नहीं है। अब अगर आके वो स्टेज पे सब लोगों से बोलता है, भाइयों बहनों, मैं देश का सबसे झूठा व्यक्ति हूं, मेरे मुंह से हर बात झूठ निकलती है, लेकिन ये बात वो सच बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर उस जब ये बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा झूठा हूं, तो उसने झूठ थोड़ा ना बोला, उसने क्या बोला, सच बोला ना। तो ये पैराडॉक्स है। तो पैराडॉक्स की एक और एग्जांपल समझ सकते हो, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और उसके लिए ये चीज बनी हुई है, और एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो है ये क्या है, 6 है, लेकिन ये कह रहा है कि जी नहीं ये क्या है, 9 है। अब गलत कौन है? गलत कोई नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग सही है। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है जो इसके अकॉर्डिंग लॉजिकल है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, जो इसके अकॉर्डिंग लॉजिकल है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसा कि हमने समझा था अभी, किसके अकॉर्डिंग, माइक्रो में। हमने क्या पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो में? माइक्रो और मैक्रो में बोला था 6 की जगह आ गया था सेविंग। माइक्रो कह रही थी सेविंग करना क्या है, गुड फॉर इकोनॉमी, गुड फॉर इकोनॉमी। बट मैक्रो वहीं पर क्या कह रहा था कि इट इज अ बैड फॉर इकोनॉमी, हमें सेविंग नहीं करना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। डेफिनेशन देखो क्या है। The paradox is what is logical at the micro level may not be logical at a macro level, और कुछ जो मैक्रो लेवल पे लॉजिकल होगा वो माइक्रो पे नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, सेविंग इज वर्च्यू, गुण है, एक अच्छी बात है, किसके अकॉर्डिंग, माइक्रो के अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू मैक्रो इट्स लीड्स टू फॉल इन इनकम, तो ये क्या है, वहां पर बेकार हो जाता है, तो इसे बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब बच्चों आती है आज वाले टॉपिक में, ये टॉपिक की बात कि क्या आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा। तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज वाली क्लास का जो भी वीडियो का लेक्चर मैंने लिया उसका डिस्क्रिप्शन में उसका क्यूआर कोड मैं वहां पर डाल दूंगा, वहां पर स्कैन करके आप इसके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका चैप्टर 2 का पार्ट 1 डिस्कस करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, और उसका पार्ट 1 जो होगा वो यहीं पर मैं लगा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।